स्टूडेंट्स, हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज अ चैप्टर, इट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट क्या होता है? करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और इसके लिए हम बहुत सामान्य से शब्दों में लिखते हैं, दैट इज आई, दैट इज द करंट, दैट इज करंट, दैट इज फ्लोन चार्ज डिवाइड बाय द टाइम। लेकिन इससे हमारा काम नहीं होता, हमें पता होना चाहिए कि चार्ज किस किस तरह से फ्लो होता है। एक तरीका यह हुआ कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन मूव हो रहा है। तो हम किसी पॉइंट पर अगर हम इसे देखें तो वहां से किसी क्रॉस सेक्शन या किसी पर्टिकुलर एरिया से जो नंबर ऑफ चार्ज इस तरह से पास हो रहे हैं स्पेस में, तो दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कैलकुलेट करने पर हमें करंट मिलेगा। उसी तरह से एक प्रोटॉन है, हमारा न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है। और यहां इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन करता है, तो ई चार्ज, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सपोज n is the frequency, n is the frequency of revolution around the nucleus। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक सेकेंड में n टाइम्स मूव हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो इस सर्कुलर पाथ पर एक करंट हो जाएगा, और उस करंट को आप देख सकते हैं कितना होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्लो हुआ n टाइम्स, दैट मीन्स E इंटू एन। पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्लो हुआ n टाइम्स। n बार एक ही इलेक्ट्रॉन n बार घूम गया यहां से, तो हमारा करंट हो गया E इंटू एन। इसे कहीं पर हम EF भी लिखते हैं, F फ्रीक्वेंसी होता है। तो दिस इज द करंट। इसके अलावा करंट कैसा होता है? इसके अलावा करंट हम देखते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो होता है। किस तरह से करंट फ्लो होता है? आयंस जो होते हैं, सपोज OH नेगेटिव आयन हमारा यहां पर है, किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे जा रहा है, और सपोज H प्लस आयन हमारा नेगेटिव चार्ज प्लेट पे जा रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट पे जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहां पर? यहां आयंस कैरी कर रहे हैं चार्ज को। तो यहां पर भी करंट कैलकुलेशन किया जा सकता है। यह हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ते हैं, यह हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमें समझना है वह हमारा एक मेटल में क्या होता है। मेटल में क्या होता है, आप देखिए। मेटल में सपोज हमारे पास एक मेटल है, यह हमारा मेटलिक पीस है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल। और मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह रैंडमली मूव होते रहते हैं। मेटल कंसिस्ट ऑफ गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव होते हैं जैसे हमारे कमरे के अंदर गैस पार्टिकल मूव होते हैं। रैंडम मोशन होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं इस तरह से, और आपस में कोलाइड करते रहते हैं। यहां जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, RMS स्पीड मिलेगी हमको यहां पर। तो जो RMS स्पीड होती है वह होती है 3K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेटल में इस रैंडम मोशन के कारण कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता। नेट फ्लो ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन में आप देखें तो नहीं होता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आएंगे उसके अपोजिट कुछ और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, यहां पर किसी एक डायरेक्शन में नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता।
और Vrms जो होता है यह काफी ज्यादा होता है, दैट इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, नियरली। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल में किस तरह से मूव होते हैं, इसे हम देखेंगे। और करंट की और बाकी डेफिनेशंस क्या होती है देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हो गया पर यूनिट टाइम। तो मेजर कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। चार्ज कैसे कैसे फ्लो होता है ये आपने देख लिया, अब हम इसे और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसके अलावा कौन से करंट होता है। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ेंगे बाद के चैप्टर्स में। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन, सपोज एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, और करंट की मैग्नीट्यूड को यदि हम टाइम के साथ प्लॉट करें तो वह इस तरह से हो सकती है, या कुछ और तरह के वेव फॉर्म भी हो सकते हैं, इन्हें हम वेव फॉर्म्स कहते हैं। तो दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग में करंट में क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है, थोड़ी देर के लिए करंट इधर फ्लो होता है, थोड़ी देर के लिए करंट इधर फ्लो होता है। करंट फ्लो क्यों होता है, करंट फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह चेंज हो रहा है, बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट की डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। वाइल डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज अ डीसी, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड डीसी। डीसी करंट्स किस तरह के होते हैं, डीसी करंट्स यदि आप प्लॉट करें टाइम के साथ, तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहां पर डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन से मतलब आप देख सकते हैं दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब हमने एक्स एक्सिस से ऊपर लिया है, टी एक्सिस से ऊपर लिया है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन सेम है। टी आई एक्सिस यह नेगेटिव आई एक्सिस है, अगर आप नीचे देखते हैं तो यहां का मतलब वो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो यहां करंट की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव है, और कितनी है करंट का अमाउंट, करंट का अमाउंट इतना है, इस पॉइंट के इक्वल है, दैट इज द सपोज वैल्यू ऑफ द करंट एट द पॉइंट, दिस इज सपोज आई नॉट सम करंट। और करंट का मैग्नीट्यूड भी आप देख सकते हैं कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज अ कांस्टेंट डीसी करंट। डीसी करंट की मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन एक ही होगी। तो इस केस में हम देखते हैं एक डायरेक्शन, अगर आप देखें इस तरह से, तो हो सकता है कुछ इस तरह से करंट का डायग्राम हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा वेरिएबल डीसी, दैट मीन्स वेरिएबल डायरेक्ट करंट। डायरेक्शन एक ही है लेकिन मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है। जिस तरह से भीड़ एक डायरेक्शन में मूव होती है, कभी स्लो कभी फास्ट। जिस तरह से इंसानों की भीड़ आपने देखा होगा किसी मेले में एक डायरेक्शन में मूव होती है किसी वन वे रोड से, तो वो कभी कभी स्लो कभी फास्ट, दिस इज द सेम डायरेक्शन बेसिकली। तो दिस इज डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। किस तरह से मेजर्स करते हैं हम देखिए आगे। A car battery is rated at 80 ampere hour. An ampere hour is a unit of ampere into hour. What is ampere? Ampere hour. What is ampere? Ampere is coulomb per second, and hour is basically 3600 second. सेकंड आप कैंसिल कर दें तो आपको यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट इज ए कूलम, इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। So ampere hour is basically coulomb, that is the unit of charge. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से होती है इसे समझते हैं आप। इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल के अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स ही है, और इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग रैंडम मोशन चलती रहती है, जिसकी स्पीड हमने देखी थी, रैंडम मोशन की स्पीड हमने देखी थी 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी की हेल्प से अप्लाई करते हैं, तो कैसे होता है। सपोज हमने यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, यहां से बैटरी की हेल्प से नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो अंदर अगर इस बैटरी की बात करें तो इस बैटरी का ईएमएफ है
ई इज द ईएमएफ। ईएमएफ होता है वोल्ट्स में मेजर करते हैं हम। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी व्हेन देयर इज नो करंट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब बैटरी के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो बैटरी का जो ईएमएफ होता है, सपोज ई है, लेंथ ऑफ कंडक्टर सपोज एल है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है इसका, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे मैं यहां कहूंगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। दिस इज कैपिटल एप्सिलॉन बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वह ईएमएफ डिवाइड बाय द लेंथ होगी। लेंथ यहां पर मैंने आपको पहले ही कहा एल हो, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए यहां से यहां तक, सेम मेटल। अगर छोटा कंडक्टर की बात करें तो अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट इज अ वेक्टर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन जिग जैग करते हुए थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां था, अभी थोड़ी देर बाद यहां पहुंचा है, और यह जो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। जैसे कि आप भीड़ में कहीं किसी मेले में चले जाए और भीड़ पूरी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जा रही है और आप बस उसके साथ चले जा रहे हैं, कभी कोई इधर धक्का दे रहा है, कभी उधर धक्का दे रहा है, आप इधर से इधर उधर से उधर टकराते टकराते आगे बढ़ते जा रहे हैं स्लोली। तो दिस इज सिंपली ड्रिफ्ट। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर टाइम मेजर करें डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उस मेले में आप एक प्रकार से भीड़ के साथ ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी आपस में टकराते 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 आपस के अलावा ये कोलिजन जो हो रहा है बेसिकली आयंस से हो रहा है। तो इस कोलिजन के चलते सब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमने जैसे कि कहा पहले जीरो ही होगा। तो यहां नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा पर यूनिट टाइम किसी एक डायरेक्शन में, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड वीडी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वी होगा, वी ड्रिफ्ट होगा। दिस इज अ वेलोसिटी। और आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि वी ड्रिफ्ट होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.1 मिलीमीटर, नियरली 0.1 मिलीमीटर। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंसर 0.1 मिलीमीटर के आसपास जो होगा लगा सकते हैं, ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि वी ड्रिफ्ट बहुत ही कम होता है। आप देख सकते हैं वी आरएमएस कितना था, वी आरएमएस था 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जबकि वी ड्रिफ्ट उससे 10⁹ टाइम्स लेस है। मतलब इलेक्ट्रॉन टकराता बहुत ज्यादा है लेकिन चलता है एक डायरेक्शन में बहुत कम है। आप बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो भी बहुत स्लोली एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आइए देखते हैं इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के करंट देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज। ऑब्वियसली नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जैसा कि हम एनिमेशन में भी देखेंगे इसे, लेकिन इतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे जितने अच्छे से हमने यहां पे समझा इसे। और आप देखिए इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। अगर नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस करंट आई जो होगा रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। और एक टर्म होती है एवरेज करंट। एवरेज करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम टी सेकेंड्स में क्यू चार्ज फ्लो हुआ। एवरेज करंट इतना यूजफुल नहीं है जितना कि आरएमएस करंट होता है। हम देखेंगे आई आरएमएस क्या होता है, या आई आरएमएस हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट्स में ज्यादा यूजफुल होता है। और ये जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है उसकी हेल्प से इसे फाइंड किया जा सकता है, इंटीग्रेशन की हेल्प से। ये हम अल्टरनेटिंग करंट्स में पढ़ेंगे। आई आरएमएस बेसिकली इफेक्टिव करंट भी कहलाता है। क्यों कहलाता है इसके बारे में हम अल्टरनेटिंग करंट्स में ही बात करेंगे। लेकिन डीसी करंट तो नॉर्मली कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं तो जो एवरेज वैल्यू होती है वही आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। डीसी करंट अगर कांस्टेंट है तो एवरेज वैल्यू भी वही होगी जो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जैसा कि हमने देखा था कांस्टेंट डीसी करंट के केस में। तो आइए आगे देखते हैं हम। अब यहां पर हम देखना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। हमने यूनिफॉर्म कंडक्टर लिया है और यूनिफॉर्म कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं ए।
यूनिफॉर्म कंडक्टर के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है जो मूव हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अलावा यदि आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं तो वहां पर आयंस होंगे, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं मेटल के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और से नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम अगर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है, अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग in some direction, either left or right, according to the direction of the potential difference. This is the drift velocity. तो कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन ए को क्रॉस करेंगे पर सेकंड, कितना चार्ज फ्लो होगा, यह हमें कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है करंट। करंट इज व्हाट, चार्ज फ्लोन पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं यहां से कितने चार्ज पार्टिकल फ्लो होंगे, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव होगा, आप देखिए वीडी। वीडी इज व्हाट, वीडी इज डिस्टेंस और से डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, किसी एक डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर सेकंड। तो कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहां से यहां तक, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल शिफ्ट हो जाएंगे, वीडी इंटू एरिया। हम देखें तो एक क्रॉस सेक्शन यहां से देखते हैं, क्रॉस सेक्शन यहां देखते हैं, यह पूरा क्रॉस सेक्शन एक बार फिल हो जाएगा और एम्प्टी हो जाएगा। तो इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में जितने पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम जो है n है, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल तो यह हो गया और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन यह हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल जो फ्लो रहे पर यूनिट टाइम वो हो जाएगा n इंटू दिस वॉल्यूम, क्योंकि इतना वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा पर सेकंड। पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वीडी डिस्टेंस मूव करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इतना वॉल्यूम में जितने पार्टिकल है शिफ्ट हो जाएंगे। तो साफ दिख रहा आई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया वी ड्रिफ्ट इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द E। तो यहां हमें मिला करंट जो है वह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द चार्ज amount of charge of an electron into cross section area into v drift. This is the relation between current and drift velocity. एक बात ध्यान रखिए, करंट हमेशा इसके अपोजिट होगा। करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, और चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए सिर्फ ये सिंपल कैलकुलेशंस के काम में आएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब, तो E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, हम केवल उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और हम देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, J इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज सिंपली करंट पर यूनिट एरिया। तो आप देख सकते हैं यहां से I बाय A क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया क्या होगा, N E V ड्रिफ्ट। V ड्रिफ्ट एक वेक्टर है, V ड्रिफ्ट वेक्टर है, तो इसे J वेक्टर को NEVD के फॉर्म में लिखा जा सकता। यहां E का केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, तो दिस इज अवर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इज इक्वल टू NEVD ले सकते हैं, इन शॉर्ट दैट इज I बाय A, करंट पर यूनिट एरिया। तो यह भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं हम। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम यहां पर।
The current density is the same in two wires. Wire A has twice the free electrons concentration of wire B. The drift speed of electrons in A is. Current density is same. What is current density? Current density is NEVD. अगर वायर ए और वायर बी दोनों के लिए हम अप्लाई करें इस फॉर्मूले को और इक्वेट कर देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर ए इज सपोज Na, E is the electronic charge and Vd is the drift velocity, that is V drift in A. Second wire के लिए Nb is the number of electron per unit volume, electron density, electronic charge and V drift B. Wire A has twice the free electron concentration. That means Na is simply 2 times Nb. तो ये हो जाएगा 2 times Nb EVDA Nb EVDB. This is the drift velocity in B. This is the drift velocity in A. कैंसिल हो जाएगा, Nb कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैंसिल हो जाएगा. हम आसानी से देख सकते हैं drift velocity in A is half of the drift velocity in B. So it is the answer half that of electrons in B. The drift speed of electrons in A is half that of electrons in B. VdA is equal to VdB by 2. That is a simple application of this formula. Copper contains 8.4 into 10 to the power 28 free electrons per meter cube. A copper wire of cross-sectional area 7.4 into 10 to the power minus 7 meter square carries a current of 1 ampere. The electron drift speed is approximately. The answer is D. आपने सोचा इतनी जल्दी आंसर कैसे पता चल गया? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, मिलीमीटर्स या 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड के अप्रोक्सीमेटली होती है. इसलिए दिस इज द स्मॉलेस्ट आंसर एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट आंसर एंड दिस इज द करेक्ट. दिस इज द नियर बाय आंसर बेसिकली. लेट अस कैलकुलेट ऑल्सो. I is N, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड V ड्रिफ्ट. तो V ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? V ड्रिफ्ट हो जाएगा I डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. कैलकुलेट करते हैं V ड्रिफ्ट के लिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. करंट इज 1 एम्पियर एंड इज 8.4 इंटू 10^28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. इट इज इंपॉर्टेंट, मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है आपको देखना चाहिए. सब कुछ मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा पहले आपको. E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो गिवन 7.4 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट करते हैं, पहले पावर्स कैलकुलेट करते हैं. 7 पावर्स नेगेटिव है और माइनस 19 यहां पर है पावर, तो टोटल हो जाएगी माइनस 26. तो टोटल पावर हो जाएगी 10 to the power 2. 8.4, 1.6 और 7.4. This is approximately 60, and 60 into 1.6, it is nearly 100. So it is nearly 100 into 10 to the power 2, that is nearly 10 to the power minus 4 meter per second. The unit is meter per second. कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, बड़ी आसानी से आपको आंसर मिलेगा. तो एक्चुअल में जो आंसर्स होते हैं वो रियल वैल्यू से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आपको रियल वैल्यू अगर पता है तो आप आंसर डायरेक्ट भी ट्रिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा सॉल्व करें. आइए आगे देखते हैं हम. E इनसाइड कंडक्टर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. मैं आपको बताना चाहता हूं किसी कंडक्टर में यदि आपने करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, सपोज दिस इज द कंडक्टर, आपने यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया बैटरी का और यहां आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया बैटरी का. तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. यह इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होगी. सपोज कंडक्टर हमने थोड़ा मोटा लिया है और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे इस डायरेक्शन में. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी लेंथ, चाहे वायर आपका गोल किया हुआ हो, कर्व हो, स्ट्रेट हो, कैसा भी हो, लेंथ ऑफ द वायर इंपॉर्टेंट है.
तो इस तरह से यह हमारा वायर जो है इसकी लेंथ L है, लेंथ ऑफ वायर कहें या लेंथ ऑफ कंडक्टर कहें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी यहां पर E है इनसाइड द कंडक्टर, तो V हमारा अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF है V वोल्ट, तो V is the potential difference that is equal to EMF of the battery. So electric field inside the conductor will be V by length of the conductor. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपका इनसाइड द कंडक्टर होगा, फ्लक्स लाइंस आपके इनसाइड द कंडक्टर होगी। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, वहां फ्लक्स लाइन बाहर होती है, यहां सिर्फ फ्लक्स लाइन अंदर होती है, बाहर नहीं आती है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी आपकी कंडक्टर के, और इस तरह से फ्लक्स लाइन मूव भी होगी। इलेक्ट्रिक जो करंट है, जो वायर है आपका, उसी के साथ साथ अंदर होगी, बाहर नहीं आएगी। तो ये आपके फ्लक्स लाइंस जो है एक प्रकार से अंदर की अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए जिम्मेदार है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर जो फ्लक्स लाइंस है वो केवल कंडक्टर के अंदर है, बाहर एक भी फ्लक्स नहीं आएगा। तो इस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। और यह मैग्नीट्यूड होगा V बाय L। मैग्नीट्यूड सब जगह ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। अगर आपका वायर जो है यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। वायर की जो थिकनेस है यूनिफॉर्म है, वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया अगर यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? J वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कंडक्टर के अंदर है, और करंट। अब हम इनको रिलेट कर चुके हैं, और हम J को E से रिलेट करेंगे, रिलेशन देखेंगे इनका, और दूसरी बातें देखेंगे। आइए आगे देखते हैं हम। ओम्स लॉ हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अभी हमने देखा करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है। फॉर नॉर्मल कंडक्टर्स लाइक मेटल्स, फॉर नॉर्मल कंडक्टर्स like metals, current density is directly proportional to electric field inside the conductor। और इनका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है that is E by J, this is called rho, that is resistivity। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। हम देखते हैं रेजिस्टिविटी आखिर होती क्यों है और क्या होती है। हमने एक मेटेलिक वायर में करंट फ्लो को देखा था, उसके बारे में फिर और अच्छे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे यहां पर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, उसके कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे, एसिलेट होंगे, और होने के बाद आयन से टकरा जाएंगे। मेटल के अंदर आयन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का सागर होता है, दैट इज द सी, समुद्र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करेंगे आयन्स से और अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देंगे। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एसिलेट होकर हाई स्पीड्स एक्वायर नहीं कर पाएगा किसी एक डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के होने के बावजूद यहां पर हम एक लिमिटेशन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड्स में। दिस इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू मेटेलिक आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन। तो यहां कोलिजन्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, यह एक रेजिस्टेंस हो रहा है उसकी मोशन में, और यही रेजिस्टिविटी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी आपने, सपोज E अप्लाई करी, और जो J करंट डेंसिटी प्रोड्यूस हुई है, उसका जो रेशियो है वह हमारा रेजिस्टिविटी है। जिसके लिए रेजिस्टेंस कम है उसके लिए कम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। दैट इज वेरी सिंपल। और रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट इज रेजिस्टिविटी is an intrinsic property। करेक्ट वर्ड्स में अगर कहें तो रेजिस्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होगी क्योंकि हर मटेरियल के आयंस का साइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होगा। एंड व्हाट इज द कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज सिंपली डिनोटेड बाय सिग्मा, क्योंकि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टिविटी, जैसा कि वर्ड्स से हमें समझ में आ रहा है। कंडक्टिविटी वर्ड इज सिंपली अपोजिट टू रेजिस्टिविटी, सो द कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. Conductivity is the reciprocal of resistivity and conductivity is denoted by sigma. This letter is called sigma. और जो मटेरियल J और इस E के प्रोपोर्शनलिटी को मेंटेन करते हैं, फॉलो करते हैं, दे मटेरियल आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर. तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं J प्रोपोर्शनल टू E फॉर ओमिक कंडक्टर. ओमिक conductor. This is the name of the scientist.